तो दोस्तों, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग तैयारी कर ली थी और जहर का वह घोलकर अपने पति को देकर आती है और वो इंतजार में थी कुछ ही देर बाद पति की मौत हो जाएगी। लेकिन गलती से जहर उसने अपने पति को दिया तो था, वह जहर खुद पी जाती है और पति की मौत का इंतजार करते करते अचानक से उसकी सांसें रुकना स्टार्ट होती हैं और वह ज़मीन पर गिर जाती है। और उसका जो एहसास होता है कि वह जो जहर है अपने पति को दे रही थी, वही जहर उसने पी लिया है और फिर पति को पता चलता है कि इसने मुझे जहर देना चाहा और वही महिला को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस जब पूरी छानबीन करती है कि महिला किस प्लानिंग के तहत अपने पति को मारने वाली थी और किस गलती की वजह से खुद महिला की मौत हो गई, तो पुलिस हैरान थी, हर कोई हैरान था और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक पति मरते मरते बाल बाल बच गया। तो चलिए चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिरी तक तो हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और कानपुर का जो नवाजगंज थाना है और उसी थाने के अंतर्गत गांव आता है गैगा बैराज गांव और वही गांव का रहने वाला सुरेश, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। और 22 जून की शाम लगभग 4 बजे का टाइम होता है कि अचानक से सुरेश अपनी पत्नी प्रीति को गोद में उठाकर लेकर बाहर की तरफ भागता हुआ आता है और बोलता है कि जल्दी से गाड़ी लाओ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्या खाया है इसने। सुरेश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फौरन उसका एक भाई जो होता है वो मोटरसाइकिल लेकर आता है और उस पत्नी को पीछे बैठाता है और वह वहाँ जो हेडलाइट अस्पताल होता है वहीं पत्नी को लेकर पहुँचता है। और अस्पताल में जब पत्नी को लेकर पहुँचता है, डॉक्टर चेक करते हैं तो उसके मुंह से झाग वगैरह निकल रहे थे। मतलब ये था कि पत्नी को जहर दिया गया है या फिर इसने खुद खाया है। वही डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं और पुलिस को सूचना दे दी जाती है। जो नवाजगंज थाने के कोतवाली पुलिस होती है, एसआई केशव तिवारी, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुरेश से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार मेरी पत्नी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी शरीर में जहर कोई चीज़ खाई है। क्या खाया है तुम्हारी पत्नी ने, बताओ जरा। सुरेश बताता है कि उसने तो कुछ नहीं खाया था, बस जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक उसने पी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वहीं भी मैं भी पी रहा था और पीने के बाद वो ज़मीन पर गिर गई। और जब सुरेश ये बात पुलिस वाले और डॉक्टरों को बता रहा होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं जो गिलास मैंने मतलब पीने के लिए रखा था वो पत्नी ने पी लिया है, तो कहीं मुझे पत्नी मारने के लिए तो नहीं आई थी। यह बात उसके दिमाग में आती है और वह पुलिस से बोलता है कि साहब, पत्नी मुझे मारना चाहती थी, मेरे दिमाग में यह बात आई है लेकिन यह वह गलती से खुद मर गई। पुलिस को यकीन नहीं होता है कि भला ऐसे कैसे हो जाएगा। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सुरेश ने ही अपनी पत्नी प्रीति को मारा है। प्रीति की उम्र महज 25 साल है और सुरेश की उम्र 45 साल है। अब जो सुरेश होता है, जब यह सवाल किया जाता है तो सुरेश बोलता है कि आप मुझे थोड़ी सी समय दो, मैं अभी साबित कर दूंगा कि प्रीति मुझे मारना चाहती थी, बल्कि मैं प्रीति को नहीं मारना चाहता था। वहीं प्रीति का परिवार आ जाता है और प्रीति का परिवार यह बोलता है कि सुरेश दहेज का लालची था और उसने दहेज लालच में ही हमारी बेटी की हत्या कर दी है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फौरन सुरेश को अपने घर पर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद जो प्रीति का फ़ोन था वो उठाता है और पुलिस को बताता है कि ये प्रीति मुझे मारना चाहती थी। और प्रीति के एक युवक के साथ फ़ोटो दिखाता है और फ़ोटो दिखाने के साथ साथ वह एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जिससे प्रीति बोल रही थी कि हाँ, यह जरा जो जहर है जो तुमने दिया है, लेकिन इसको कैसे देना है और कब देना है, और इतनी बात मतलब प्रीति ने भेजी है और मैसेज भेजा है। अब पुलिस उससे जो शुरू से पूछती है कि आखिरकार ये मैसेज किसने भेजा है, क्या मामला है, ज़रा बताओ शुरुआत से होता क्या है। वो बताता है, देखिए साहब, जो प्रीति है इससे पहले मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और जो प्रीति थी इसकी शादी भी पहले हो चुकी थी, लेकिन इसके पति ने छोड़ दिया था और मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तो मेरे पास तो पैसा ठीक ठाक था, प्रॉपर्टी जगह मेरे पास बहुत सारी थी और जब मैं 3 साल पहले प्रीति से शादी की तो शादी हो गई, लेकिन आज से कुछ महीना पहले 4 महीना पहले मैं जेल चला गया था
और मेरे ऊपर एक रेप का केस लगाया गया था। वो गलत इल्ज़ाम लगा था और उसकी वजह से मैं जेल चला आया था और 2 महीना पहले ही मैंने ज़मानत पर छूट कर आया था। लेकिन छूट कर आने के बाद जब मैंने प्रीति का व्यवहार देखा तो प्रीति मतलब बदली हुई थी। वह पूरे तरीके से वैसे बात नहीं कर रही थी जैसे मुझे पहले किया करती थी। मुझे शक होता है कि शायद प्रीति के मेरे जाने के बाद अवैध संबंध हो गए होंगे और इसीलिए मैं प्रीति पर नज़र रखता हूं। और प्रीति एक लड़के से फ़ोन कॉल पर बात करती थी और उसका नंबर मैं निकाल कर लाता हूं और चेक करता हूं कि मुझे पता चलता है कि यह मेरे भतीजे का नंबर है और मेरे भतीजे से प्रीति बात करती है। और 16 जून को प्रीति मुझे बाज़ार लेकर जाती है कि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। और जब बाज़ार में वो खड़ा होता है तो प्रीति बोलती है कि 1 मिनट तुम यहीं पर रुको, खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ। और प्रीति दूसरी तरफ जो घूम कर गई, क्योंकि मुझे प्रीति के ऊपर शक हो गया था इसीलिए मैं चुपके चुपके प्रीति के पीछे गया और मैंने देखा कि 16 जून को जो मेरा भतीजा है वो वहाँ पर प्रीति से बातचीत कर रहा था और एक पुड़िया देता है कि प्रीति को। और उसी टाइम पर मुझे शक हो जाता है कि शायद प्रीति मुझे मार न डाले और यह जो पुड़िया ली है इस पुड़िया के अंदर क्या है, क्योंकि जो मेरा भतीजा है वह मेडिकल स्टोर पर बैठता है। और जब प्रीति वापस घर पर आ जाती है तो 20 जून को मैं चुपके से प्रीति का फ़ोन चेक करता हूं और जब मैं फ़ोन चेक करके आता हूं तो मैं उसमें दिखाई देता है कि प्रीति अपने भतीजे से बात कर रही है। उसके साथ आपत्तिजनक फ़ोटो भी हैं, दोनों के संबंध बने हुए वीडियो भी हैं और प्रीति वॉइस भेज रही है कि मतलब बोल कर कि जो तुमने जो ये दवाई दी है और कैसे देनी है और जो शक है ये बात पर आ जाती है और किसी भी चीज़ में मिलाकर ये दे देना। मेरा भतीजा बता रहा होता है उधर से। और अब ये जो बात होती है, अब बात ये मुझको पता चल जाती है कि प्रीति मुझे जहर देने की प्लानिंग कर रही थी। और वहीं जो 22-21 जून को जब मैं खाना पीना खाकर बैठा होता हूँ, क्योंकि मैंने खाना ऐसे नहीं खाया था कि डायरेक्ट ही मैंने खाना खाया हुआ था। जब प्रीति ने खाना खाया तो उसके बाद से मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं बैठा हुआ था कि प्रीति मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। 2 गिलास लाई थी और अपने लिए एक और एक मेरे लिए। और जब मैं गिलास देखता हूं तो मुझे शक हुआ कि कहीं इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसीलिए मैं अपना गिलास प्रीति से बदल देता हूं कि जब प्रीति जाती है किसी कुछ काम के लिए अंदर की तरफ तो मैं मौका देखकर गिलास बदल देता हूं। और गिलास बदलने के बाद फिर जब प्रीति आती है तो मैं इंतज़ार करता हूं कि प्रीति पहले कोल्ड ड्रिंक पिए। प्रीति गिलास उठाती है, कोल्ड ड्रिंक पी जाती है और तो मुझे यकीन होता है कि इसमें जहर वगैरह तो नहीं है अब। और फिर मैं गिलास उठाता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद प्रीति ज़मीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग वगैरह निकलना लगते हैं। और जब मैं हॉस्पिटल आया तब आकर मुझे पता चला कि जो गिलास प्रीति ने मुझे दिया था उसमें जहर था। और जब जहरीली गिलास प्रीति ने पी लिया और वहीं तरफ दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में प्रीति की मौत हो जाती है और परिवार वाले को कोहराम मच जाता है। और वहीं पे मामला जो एसपी जो अमित होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। अब ये जो मामला होता है, एसपी जो होते हैं वहाँ के अमित जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फोटो देखते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि अब प्रीति अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने भतीजे के साथ मिलकर पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। क्योंकि जो पति है उसका कहना है कि उसके पास लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और प्रीति मुझे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वह अपनी उम्र के भतीजे के साथ रहेगी कि मैं उससे ज़्यादा उम्र का था और वह मुझे पसंद नहीं करती थी। इसलिए प्रीति मुझे नहीं मार पाई और मैं खुद जो होता हूँ मर गई, वो जो होती है खुद मर गई और इससे मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस का कहना यह भी है कि इसमें सुरेश की कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रीति का परिवार वाले होते हैं इस बात पर टिका हुआ है कि यह सुरेश की प्लानिंग है और मेरी बेटी बेकसूर थी और हमारी बेटी को दहेज के चक्कर में मारा गया है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और पुलिस वाले बोल दिए कि सुरेश बेकसूर है। अब इस पर आपकी क्या राय है, इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना। जो इस तरह की आजकल घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कोई लड़की अभी शादी करती है, फिर उससे तलाक लेती है, फिर दूसरे लड़के से शादी करती है और वो ज़्यादा पैसा वाला होता है, फिर प्लानिंग बनाते हैं और फिर ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए इससे आप बच के रहें, सचेत रहें। जो आजकल ये घटनाएं होती हैं इनसे ज़रूर बच के रहिएगा। दोस्तों, वीडियो हमारी पसंद आते हैं ज़रूर वीडियो को लाइक करें और आप कहां से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सिटी का नाम कमेंट करिएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद।